Okay, students. So today we are going to start the new chapter. Chapter name is Gauss theorem, and here's the first topic: area vector. From the lower class, you are knowing that area is a scalar quantity, but in this stage, we will discuss area as a vector quantity, and this will help us a lot in the derivation of the formula. अगर एरिया को स्केलर बचपन में तो पढ़ाया गया होगा कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर एरिया को हम स्केलर ना मान करके अगर हम उसे वेक्टर मान लें, वेक्टर का मतलब उसका हम लोग मैग्नीट्यूड तो हम लोग बचपन से निकालना जानते हैं, अगर हम लोग साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बता दें तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। और एरिया को स्केलर न मान करके अगर वेक्टर मान करके हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है किसी फॉर्मूला को डिराइव करना, किसी थ्योरी को समझना, किसी लॉ को समझना आसान हो जाता है। इसलिए एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी की तरह यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट एरिया वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। ठीक है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। चलिए मैं एक एरिया मान लेता हूं, दिस इज एरिया। सो इट्स मैग्नीट्यूड विल बी सिंपल। इफ दिस इज अ सर्कुलर पाथ देन you can calculate by the pi r square. This will be the magnitude of the area. सिंपल जो बचपन जो फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते हैं, रेक्टेंगुलर होगा तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लीजिए, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने एक सर्कुलर पाथ बनाया है तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। इसका डायरेक्शन भी होगा, द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर विल बी अलोंग द नॉर्मल ऑन द एरिया। एरिया पे नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में जो है वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ए कैप। देन एरिया वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड एज एरिया वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू ए कैप, जहां पे ए जो है मैग्नीट्यूड को बता रहा है और ए कैप जो है वो डायरेक्शन को बता रहा है। ए कैप इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर along the direction of a vector। ठीक है, तो एरिया वेक्टर समझ में आ गया। एरिया वेक्टर किस तरीके से होगा, वो सरफेस के नॉर्मल का डायरेक्शन ही एरिया का डायरेक्शन होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन याद कर लीजिए। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप। कुछ बुक में इसको एन कैप करके भी लिखा होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों सेम बात है। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में आप लोग क्लास 9 से पढ़े हो, कभी उसका कुछ यूज नहीं किए होंगे लेकिन पढ़े हो क्लास 9 से। जब आपको क्लास 9 में पढ़ाया जाता था कि दे आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी along with the 2 supplementary quantity। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में एक प्लेन एंगल था और दूसरा सॉलिड एंगल था। प्लेन एंगल तो वो जो आप अपने लोअर क्लासेस में बनाते आए हो, इंक्लाइनेशन ऑफ वन लाइन ऑन द अनदर लाइन इज कॉल्ड द एंगल एंड इट विल कॉल द प्लेन एंगल। यहां जो बनता था ना एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री, ये क्या है, प्लेन एंगल है। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं। सॉलिड एंगल मतलब एक 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या होता है। एक स्फीयर सपोज करिए,
इस स्फेयर का ये सेंटर है, सेंटर ओ। अब इस स्फेयर में एक छोटा सा पार्ट हम ले रहे हैं, छोटा सा पार्ट मतलब ये स्फेयर, ध्यान देना सर्किल नहीं है, ये स्फेयर है। जैसे फुटबॉल, अपने दिमाग में ना फुटबॉल सोच लो, फुटबॉल पे पैचेस होते हैं ना, ब्लैक व्हाइट करके, हेक्सागोन और पेंटागोन होता है शायद। तो कोई एक पैच आप समझ लीजिए, मतलब एक छोटा सा एरिया उसका, कोई एक पैच पकड़ लीजिए, ब्लैक वाला कोई भी, ठीक है। तो हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए मैं एक यहां पे ले लेता हूं, रैंडमली किसी भी शेप का ले लेता हूं। ठीक है, ये एक पैच मैंने ले लिया, एक छोटा सा एरिया स्फेयर पर। अब ये जो एरिया है, इस सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए इस एरिया की जितनी बाउंड्रीज हैं, जो किनारे किनारे बाउंड्रीज हैं, इन सबको जो है इस ओ पॉइंट से ला करके जोड़ देते हैं। ठीक है, जब इसको इसके साथ ला करके जब आप ऐड करेंगे, तो यहां पर आपको एक लूप बनेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। अगर ये एरिया डीए है, तो ये एंगल होगा डी ओमेगा। एक चीज और, जिस तरीके से यहां पर अगर ये आर्क जो है एस है, रेडियस आर है, तो यहां आप पढ़े थे, ये एंगल थीटा में मान लेता हूं, तो आप लोग पढ़े होंगे आर्क इक्वल टू, या फिर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। इसी तरीके से जैसे इस प्लेन एंगल से हमने आर्क को रिलेट किया था, उसी तरीके से हम लोग सॉलिड एंगल को लिख सकते हैं डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा। एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो एरिया वेक्टर है वो किधर होगा, इस पॉइंट पर वो होगा नॉर्मल, अलोंग टू द नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल किधर होता है, किसी स्फीयर पे नॉर्मल किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड जो डायरेक्शन होता है वही नॉर्मल का डायरेक्शन होता है ना। इन शॉर्ट ये हम बोल सकते हैं कि यहां पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो उस केस में हम लिखेंगे डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है जिसमें ये जो एरिया वेक्टर है और आर वेक्टर एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में ना हो करके अलग अलग डायरेक्शन में हो। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि एरिया वेक्टर किधर और हो और रेडियस वेक्टर किधर और हो। फिलहाल उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जैसे कि ये क्या था, ये एक स्मॉल पोर्शन की वजह से हमारा सॉलिड एंगल है। अगर आप कंप्लीट स्फीयर की वजह से सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे,
चलिए देखा जाए। फॉर solid angle for complete sphere at center, क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू कंप्लीट स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि कंप्लीट सॉलिड एंगल कितने का होता है? 4 पाई का। जिस तरीके से कंप्लीट प्लेन एंगल 2 पाई का होता है, टोटल एंगल कितना होता है? कंप्लीट एंगल कितने को बोलते हैं? 2 पाई को बोलते हैं ना प्लेन एंगल में। उसी तरह सॉलिड एंगल में जो कंप्लीट एंगल होगा वो 4 पाई का होगा। ठीक है, अब चलिए इस वाली बात को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एरिया वेक्टर और रेडियस वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में हो तब क्या होगा। जैसे मैं एक एरिया मान ले रहा हूं, ये मुझे ही बनाना पड़ेगा। ये कोई एरिया है, ठीक। और जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के क्रॉस हमें निकालना है सॉलिड एंगल। मैं बहुत ज्यादा लेंथी डायग्राम नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इस केस में एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर। और रेडियल वेक्टर इस डायरेक्शन में। ये आर हो गया, और ये आर कैप कह लीजिए या आर वेक्टर कह लीजिए, और ये ए कैप। बीच में एंगल थीटा मान लेता हूं मैं, और ये एरिया क्या है? डी ए एरिया मान लेता हूं। तो डी ए वैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ए इंटू ए कैप। तो ऐसे केस में जब एरिया और रेडियल वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो हम लोग एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंगे। इस तरीके से मतलब इस एरिया वेक्टर को हम लोग एक तरीके से दो पार्ट में बांटेंगे। इस तरीके से, ठीक है। और ये जो पार्ट होगा, यहां इस डायरेक्शन में इस एरिया वेक्टर का
कंपोनेंट आर के लॉन्ग क्या होगा, डी ए कॉस थीटा, ये होगा। ठीक है, जैसे अगर ये डीए है तो ये इसका जो एरिया होगा, जो मैंने रेड वाला भी ड्रॉ किया है, इसका एरिया होगा डीए कॉस थीटा। तो ऐसे केस में जो डी ओमेगा, जो यहां पे डी ओमेगा यहां बनेगा, ओमेगा सॉलिड एंगल, डी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप लोगों को ना इतना दिमाग खर्च करने की कोई जरूरत है नहीं, आप बस इतना याद रखिए, इस फॉर्मूले को याद रखिए, सारा काम हो जाएगा। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर कैप एंड ए कैप। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, जैसे प्रीवियस केस में था, तो थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और आपका पुराना आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई एंगल होगा तो उसको पुट कर लेंगे, तो आपको उसके हिसाब से आंसर मिल जाएगा। ले दे के आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है।